असर था। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। पहले से कोरोना महामारी को झेल रहे लोगों के लिए अब ब्लैक फंगस चिंता का कारण बनता जा रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। वहीं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ने इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर दिया है और अब अन्य राज्य भी इसे लेकर सतर्क हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी इसे लेकर प्रयास और विचार कर रही है, क्योंकि दिल्ली में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में इसके मरीजों के इलाज के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों से कहा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इससे कोरोना मरीजों की मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। अब यह हमारे सामने एक नई चुनौती है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों के कोरोना मरीजों में म्यूकर माइकोसिस नाम की फंगल इन्फेक्शन सामने आ रही है। ये खास तौर से उन मरीजों में दिखाई दे रहा है जिन्हें स्टेरॉयड थेरेपी दी गई है और जिनका शुगर लेवल अनियंत्रित है। उधर महाराष्ट्र में ही ब्लैक फंगस के कारण 90 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कई मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में इसके मरीज 300 के पार हो चुके हैं। इंजेक्शन की कमी होने के चलते अब ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। तो देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस नई दहशत के रूप में सामने आया है। रोजाना इसके नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में थोड़ी सतर्कता बरतकर हम इस फंगस से खुद को बचा सकते हैं। चलिए इस नई आफत पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। माइकोसिस के केस बढ़ रहे हैं, ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं और उसके लिए लोकनायक, जीटीबी और राजीव गांधी, 3 जो बड़े अस्पताल हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इनके जो केसेज हैं इनको आप अलग से देखिए, उनका सर्विलेंस कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए और जो भी सर्जरी की आवश्यकता है तो वो उसके लिए पूरी तैयारी कीजिए। तो अभी हमने जो वार्ड हैं वो बना दिए हैं और जो डॉक्टरों का जो पैनल है, टीम है, उसका गठन कर दिया है जो इस बीमारी के लिए अलग से म्यूकरमाइसिस के जो केसेस हैं उनको ट्रीट करेंगे। इसमें एक चेस्ट फिजिशियन है, एक ईएनटी सर्जन है, एक आई सर्जन है और एक फिजिशियन है। तो ये सब लोग इसका इलाज करेंगे और इसके साथ साथ जो दवाई है उसकी भी समुचित व्यवस्था हमने लोकनायक में की है। एम्फोटेरिसिन जो इंजेक्शन है वो यहाँ से हमने जो भी डिमांड आगे के लिए प्रोजेक्ट की है वो हमने सरकार को भेजी है। सर कोविड की तरफ एक तरफ लोग कोविड से परेशान है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के लिए एलएनजेपी अस्पताल में कितने पेशेंट है इस वक्त और उनका कैसे ट्रीटमेंट है? अभी आज हमारे पास 12 पेशेंट्स हैं और सारे के सारे पेशेंट्स को हम एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन दे रहे हैं। 12 में से 6 पेशेंट को डायबिटीज है, उनका ब्लड शुगर 400 से लेकर 600 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ज्यादातर हमने देखा कि उन्हीं लोगों को ये ब्लैक फंगस हो रहा है जिसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है या जिन्होंने स्टीरॉयड का लंबे टाइम तक दुरुपयोग किया है, ओवरडोज ली है। ज्यादातर पेशेंट हमारे पास वो आ रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या छोटे डॉक्टरों से इलाज करा रहे थे और वो 20 दिन, 25 दिन, एक महीना स्टीरॉयड खाते रहे क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम था तो उन्होंने स्टीरॉयड ज्यादा लिए। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ, साइड इफेक्ट ये हुआ कि कोरोना तो ठीक हो गया, नेगेटिव हो गया, पर वो दूसरी बीमारी को जन्म दे दिया जो ब्लैक फंगस है यानी कि म्यूकर माइकोसिस है। उसकी फंगस के जो है केसेस थ्रू आउट आई थिंक कंट्री काफ़ी आ रहे हैं, पर अमृतसर में अभी 17 केस जो है वो आए हैं और वो अमृतसर के 5-6 हॉस्पिटल थे जहां वो रिपोर्ट किए गए हैं एंड डेली बेसिस पे हम अभी हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि केसेस में कोई बढ़ोतरी ना हो और साथ में हॉस्पिटल को गाइडलाइन भी जारी की गई है कि इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जैसे कि ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड्स है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव है, जो नंबर ऑफ जो प्रोबेबल काज है वो हॉस्पिटल के साथ हमारी डिस्कशन हो रही है। इवन एक वीसी जो होती है हमारे जो स्टेट के एडवाइजर है हेल्थ के, वीके तलवाड़, आज भी एक वीसी हमारी हो रही है। आई थिंक 1-2 दिन पहले भी वीसी की थी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए। इससे क्या लक्षण कैसे पता लगता है ये ब्लैक लक्षण है जो नेजल डिस्चार्ज पहले स्टार्ट होता है, पेन होती है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज यूजली ब्राउन कलर का या ब्लड कलर का एक डिस्चार्ज होता है नोज से।
तो दैन ਜਿਹੜਾ अटेंडिंग डॉक्टर है ही कैन सस्पेक्ट कि समथिंग रॉन्ग इज देयर। यूजली वो ब्राउन कलर का या ब्लड कलर का डिस्चार्ज नहीं होता, तो वहीं से डिसीज अगर पकड़ा जाए तो वो आगे आईज को ब्रेन को वो स्प्रेड नहीं होता। जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर धीमन कर रहे हैं, तो एक टीम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। उनकी जो राय आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और किस तरह से इसका इंजेक्शन या दवा जो देना है उसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। पैनलिस्ट में जो रिसर्च डॉक्टर हैं या डॉक्टरों का कहना है कि अभी तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा प्रभावी होगी, तो उससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम कर रही है? अब ये कई दिन से चल भी रहा है कि संभावित छोटे बच्चों में या 18 साल के नीचे के बच्चों में आ सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में हम लोग ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस में पीडियाट्रिक आईसीयू, जो पीकू कहते हैं, और जनपद स्तर पर और सीएचसी लेवल पर ये हम लोगों ने इसको स्थापित करने के लिए तैयारी कर लिया है। इससे संबंधित जो मैन तक ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे सीएमओस को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। ये कई जगह पर असर करता है, साइनस पे करता है, दांतों पे करता है, आंखों पे करता है, न्यूरो पे करता है। तो हमारे सारे मेडिकल कॉलेज में ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, इसलिए वहाँ पर उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। दवाई भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई है। हिंदुस्तान से जितनी हमें मिल रही है हमने ली है और हमने उसको इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है कि हम बाहर से भी मंगवाएंगे। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है और केंद्र सरकार से भी हमने अपना हिस्सा जो है वो मांगा है कि वो हमें दिया जाए। और पूरी तरह से सारा इन डॉक्टर्स की जो इस टीम के डॉक्टर हैं उन सारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सीनियर डॉक्टर से वार्ता भी करा रहे हैं ताकि उनको पूरी तरह से इसके बारे में इसका क्या प्रोटोकॉल होगा उसके बारे में अवगत कराया जा सके। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 3 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आईएमए अध्यक्ष अंबाला से डॉक्टर अशोक सरवाल इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी और कृपाराम शर्मा जी जो कि कांग्रेस से हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर अशोक सरवाल आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, कोरोना से अभी तक पूरी तरीके से हम जंग जीत नहीं पाए थे कि ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी और अब व्हाइट फंगस भी दस्तक दे चुका है और ये कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक व्हाइट फंगस है। दोनों में क्या अंतर होता है? आने वाले समय में कैसे हम इससे निपट पाएंगे? क्या अब ये एक नई चुनौती हमारे सामने बनकर खड़ी हो गई है? तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर सरवाल आपसे। ब्लैक फंगस था ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स में देखा गया, जैसे कि जिनमें कोविड हो चुका 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने तक, और
जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट थे, जिनमें इम्यूनिटी कम थी, जैसे कि डायबिटीज वाले पेशेंट, और मेनली जिनको स्टीरॉयड यूज करे गए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। और इसके कुछ कारण ये भी आए हैं, जैसे कि हमने मेडिकल ऑक्सीजन की बजाय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज करी, जिसमें कि इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। और दूसरा कारण ये भी है भी जैसे ये जो लोगों को घर पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उनको ये नॉलेज नहीं थी भी ये इनको जो पानी को कैसे स्टरलाइज यूज करना चाहिए, मास्क को कैसे डेली स्टरलाइज करना चाहिए, और जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी यूज हुई, तो उसकी वजह से ये सारे कारणों की वजह से ये ब्लैक फंगस कोविड के बाद अब बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस। और देखा जाए तो ये अभी इसकी ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल ही है। ये जो ज़्यादातर नाक के जरिए आंखों को, ब्रेन को, मुंह को अफेक्ट करता है, और इसके साथ मतलब आप ये सोच सकते हैं भाई डेथ भी हो सकती है, आंखें भी जा सकती हैं। तो इसलिए ये काफी गंभीर समस्या पैदा हो गई है। एक ब्लैक फंगस, एक व्हाइट फंगस भी अभी पटना में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कि एक फेमस डॉक्टर भी है। व्हाइट फंगस इसलिए ज्यादा मतलब खतरनाक है क्योंकि ये फेफड़ों को भी ज्यादा अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, स्टमक को अफेक्ट करता है, शरीर के बाकी हिस्सों में भी ये फैलता है। आपने सुना होगा लेडीज में लुकोरिया, दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ व्हाइट फंगस। तो ये फंगस जो है ये उसकी कलर, अपने जो कलर के हिसाब से इनको बोलते हैं ब्लैक और व्हाइट। बिल्कुल प्रदीप भटनागर जी, इस समय तो अभी केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ गई है ब्लैक फंगस को लेकर। लव अग्रवाल ने तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने कहा भी कि पूरे देश के लिए ही अब ये चिंता का विषय है और हमारे लिए एक नई चुनौती, क्योंकि ये पहले भी हमारे देश में दस्तक दे चुका है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी बनकर सामने आई है, बस ये है कि अभी थोड़ा ज्यादा ही इसका हम कहर देख पा रहे हैं। तो जब दवाइयां उपलब्ध हैं तो किस तरीके से आप राज्यों को दवाइयों का वितरण कर रहे हैं, किस तरीके से इसके इंजेक्शन आप राज्यों तक पहुंचा रहे हैं? क्योंकि अकेले महाराष्ट्र में 90 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है प्रदीप भटनागर जी, तो चिंता की तो बात यह है ही। अब कोरोना के साथ आपको ब्लैक फंगस से भी निपटना है। प्रदीप जी। जी बिल्कुल, आपका सही सवाल और सही आज आपने जो डिबेट रखी विषय पे, बहुत अहम डिबेट रखी है और बड़े सम्मानित डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं इस विषय को नॉलेज देने के लिए। आपने जो विषय रखा है आज कोविड के बाद जो नई चीज आई है, ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, ये बहुत चिंता बढ़ाना और बहुत गंभीर विषय है आज का जो है। मगर इस चीज को निपटाने के लिए जितने प्रदेश की सरकारें हैं और जितने भी उनके हॉस्पिटल, सबको इन चीजों की तैयारी और जूझना पड़ेगा जी। कुछ प्रदेश की सरकारों ने ये काम भी चालू कर दिया है इस फंगस से निपटने के लिए, और उन्होंने फंगस सेंटर भी बनाने शुरू कर दिए गए। अब वो कितने एक्टिव करने हैं उनको, प्रदेश सरकारों को, उस चीज पे भी काम चल रहा है। कुछ उन्होंने शुरू भी बात भी कर दी है और कुछ अभी प्रदेश की सरकारें लापरवाही इस चीजें कर रही हैं और कुछ ने अभी तक इसको महामारी घोषित भी नहीं करी गई। इसको महामारी प्रदेशों को घोषित करनी पड़ेगी और इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो कुछ प्रदेश ही ऐसे बचे हैं जिन्होंने अभी इसे महामारी घोषित ना करते हुए इसे सीरियसली नहीं लिया है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने कह रखा है कि आप इसको सीरियसली लें और इस चीजों पे शोध चल रहा है और जैसा भी मुमकिन होगा उस चीजों को भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में सब चीजों के माध्यम से सूचना देते रहेंगे। इसमें जो सावधानियां हैं, जो गाइडलाइन डॉक्टर्स देते हैं हमारे, उन पे चलना हमारा विशेष रूप से काम है और चलना पड़ेगा तभी अगर जिंदगी जीनी है तो। और डॉक्टरों के माध्यम से ही चीजें कही जा रही है कि भाई ये जो व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस हो रहा है, जो भी कोविड से निकल के आए हैं, ठीक होके आए हैं, जिनमें बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कमी है, वीकनेस है, उन्हें जल्दी कैप्चर कर रहा है। उनकी भी सावधानी को देखते हुए हर चीज को हमें बड़ा गौर करना है और अपने कर्तव्यों को देखते हुए अब जैसे अब नई चीजें आई हैं, आज जारी कराया गया कि डबल मास्क अब कंबाइंड है लगाना, ये आपको डबल मास्क लगाना है। देखिए आज भी आप मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं मैं कि लोग बाग अभी भी बदपरहेजी कर रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं और अभी भी रोकथाम नहीं कर रहे हैं। सरकार भी, जितने भी देश के डॉक्टर्स हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, सब निवेदन हाथ जोड़े कर चुके हैं और आप लोगों के माध्यम से भी कि घर से ना निकलें, घर में रहें, सावधानी बरतें, मगर जनता नहीं सुन रही। कृपाराम शर्मा जी,
सवाल यही है, ब्लैक फंगस से तो सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? पहले सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित कोई राज्य था तो वो महाराष्ट्र था, ब्लैक फंगस से कोई सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है तो वो महाराष्ट्र है। ऐसे में आपके सरकार के लिए तो ज्यादा चिंता की ये बात है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं वहां पर? जी पल्लवी जी, नमस्कार। जी सर। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज इको, चलिए आवाज ठीक करवा रहे हैं सर, आप अपनी बात जारी रखिए। जी जी। तो डॉक्टर सरवाल को मैं सुन रहा था ब्लैक फंगस के ऊपर, और प्रदीप भटनागर जी बता रहे हैं कि भाई ये महामारी घोषित होनी चाहिए और कुछ सरकारें, अभी राज्य सरकारें बड़ी लापरवाही कर रही हैं। देखिए, अभी हमने ना कोई सबक नहीं लिया दूसरी लहर से। प्रधानमंत्री जी अभी भी छुपे हुए हैं। ब्लैक फंगस एक कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स है जिनको ट्रीटमेंट दिया गया है, रेमडेसिविर वगैरह दिया गया है, और जो विशेषकर डायबिटिक हैं उनमें होने वाली ज्यादा बीमारी है, जो अभी तक मेरी स्टडी का या जब मेरी जानकारी का जो सवाल है। प्रधानमंत्री जी अभी तक कैमरे के सामने आकर ब्लैक फंगस से क्या तैयारियां हैं केंद्र सरकार की तरफ से ये नहीं बताया जा रहा। प्रदीप भटनागर जी जरूर जोर लगा रहे हैं, लेकिन प्रदीप भटनागर जी एक बार प्रधानमंत्री जी से भी अनुनय करिए, विनय करिए कि वो आए और देश के सामने जो केंद्र सरकार की ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से लड़ने की या तैयारियां जो हैं, इस बीमारी से बचाव की जो तैयारियां, उनका सामना कर रही। महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में वाकई कोविड का जो पहला दौर था उसमें भी सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। उसका भी बड़ा कारण था कि जब नमस्ते ट्रम्प कराई जा रही थी तो उसमें सबसे पहले ट्रम्प साहब को जो है वहां महाराष्ट्र में ही ले जाया गया, मुंबई में ले जाया गया, और वहां से ही वो संक्रमण फैला। और जो ऐसे पल्लवी जी, जो ऐसे केंद्र हैं जहां हवाई जहाज के माध्यम से ज्यादा पैसेंजरों का आना जाना होता है, वो बड़े सेंटरों के रूप में कोविड में उभर कर आए हैं। महाराष्ट्र भी उनमें से एक है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और वहां लोगों का आवागमन भी बहुत आयतम है, इसीलिए बंगाल ये महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, विशेषकर मुंबई जो है सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा। दूसरी तरफ लेकिन वहां के जो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जिस बहादुरी के साथ उन्होंने दूसरी लहर का सामना किया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, और अभी भी वो ब्लैक फंगस पर भी जिस तरीके से, जिस तन्मयता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो उस पर कंट्रोल करेंगे, जीतेंगे। जहां तक कांग्रेस शासित सरकारों की बात है, वहां आप देखें, चाहे तो ऑक्सीजन की कमी का मामला रहा हो। मैंने उस दिन भी कहा था कि पंजाब में और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में यहाँ ऑक्सीजन की ऐसी कमी नहीं रही जैसी हमारे उत्तर प्रदेश में रही, जैसी दिल्ली के अंदर रही, जैसे उत्तराखंड के अंदर, जैसे बिहार के अंदर स्थिति बड़ी भयानक रही। लोग हॉस्पिटलों के दरवाजों पर दम तोड़ते रहे, लेकिन सरकार वो व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल लिंगर ऑन करके बैठे रहे। ना तो हमारे मुख्यमंत्री जी का कहीं अता पता था, लेकिन ये दावा जरूर करते रहे ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है। लेकिन उसी प्रदेश में रेमडेसिविर 70-70, 80-80 हजार की ब्लैक करते हुए लोग पकड़े जा रहे। हॉस्पिटल के बाहर दावा किया जा रहा है हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी है, लेकिन हॉस्पिटल के दरवाजे पे लोग दम तोड़ रहे हैं। ये जो इस समय हम सबको इस महामारी से मिलकर लड़ने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए, कैमरे के सामने आए, और वो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से लड़ने की केंद्र सरकार की क्या कार्य योजना है उसको बताएं। ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं सर। वैसे लव अग्रवाल रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्रालय से ही आते हैं तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सरकार क्या योजनाएं चला रही है, लव अग्रवाल उसी के बारे में जानकारी दे रहे होंगे। और अभी भी उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर आज काफी सारी बातें कही हैं। उन्होंने काफी जानकारी दी कि किस तरीके से केंद्र सरकार अब इसकी दवाइयों का वितरण करेगी, इंजेक्शंस को लेकर क्या कुछ रणनीति है, बहुत कुछ आज वो बोलकर गए हैं। तो एक बार आप सुनिएगा, अगर आप उनको सुनेंगे तो आप शायद समझ पाएंगे कि केंद्र सरकार की आगे की क्या रणनीति है।
है। चलिए डॉक्टर अशोक सरवाल, बिल्कुल प्रदीप जी मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। सर एक मुझे क्वेश्चन करना है डॉक्टर अशोक सरवाल से। सर बात यह है कि ये जानलेवा कैसे हो रहा है? ब्लैक फंगस की अगर मैं बात करूं तो क्या ये बड़ी वजह मानी जाए कि कोविड पेशेंट ठीक होते हैं, वो घर जाते हैं, उसके बाद जब ब्लैक फंगस के उनको लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो वो जल्दी से पहचान नहीं पाते, देरी से पकड़ में आ रहा है ब्लैक फंगस, और उसी का नतीजा ये है कि वो ब्रेन तक पहुंच रहा है और फिर पेशेंट की डेथ हो जा रही है। लोगों को मैं इसके लक्षण के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे कि नाक से खून आना या नाक से कुछ ज्यादा डिस्चार्ज होना, आंखों से दो गुना डिप्लोपिया जिसको कहते हैं दोहरा दिखना या धुंधला दिखना, या आंखों में दर्द होना, आधे सिर में दर्द होना और आंखों में पानी बहना, ये सारे लक्षण हैं। दांतों में दर्द होना और ये खांसी में थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट्स अगर दिखें तो ये सारे लक्षण हैं जिसको कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए पोस्ट कोविड के बाद। और क्योंकि पीछे देखा होगा आपने, ये कुछ लोगों ने ओवर द काउंटर स्टीरॉयड लेके खाए, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई और ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, और उसकी वजह से ब्लैक फंगस जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो कि आमतौर पे मिट्टी में पाई जाती है और दरख्तों पे होती है, तो ये मनुष्य के शरीर में एंटर करने में कामयाब हुई, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो गई, जिसकी वजह से कि फंगस को एंटर करने का मौका मिल गया। और ये जो डेथ हो रही है, ये हो रही बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाइटल ऑर्गन, जैसे ब्रेन है। अगर ये आंख से ब्रेन में चली जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। अभी जो वाइट फंगस है वो लंग्स को भी इफेक्ट कर रहा है, किडनी को इफेक्ट कर रहा है और स्टमक को, सारी बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाए, हार्ट इन्वॉल्व हो गया तो फिर ये घातक मतलब डेथ का कारण बन जाती है। ऐसे में लोगों को थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या जो दवाइयां हैं वही ट्रीटमेंट है या फिर ऑपरेशन? मेडिकल है और सर्जिकल है। मेडिकल में जो मेडिसिन है, एंटी फंगल मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है। हाँ, इंडिया में क्योंकि केसेस काफी कम थे नॉर्मली, तो 4-5 कंपनियां बना रही थी। अब गवर्नमेंट ने 5-10 कंपनियों को और भी लाइसेंस दिया है और इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ताकि एम्फोटेरिसिन की जो जरूरत है इंडिया में वो पूरी हो सके, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है। 7-8 हफ्ते एंटी फंगल मेडिसिन चलती है और इसकी एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 3-3.5 हज़ार रुपया है। तो इसलिए काफी, और इसकी आजकल कुछ ये भी समाचार मिल रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, जो कि बहुत गलत बात है। और ये जो दूसरा ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल है, नाक और आंख के डॉक्टर जो कि इसको उसके साथ ऑपरेशन करके फंगस को दूर करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं। जी बताइए प्रदीप भटनागर जी, तमाम बातें आपने कृपाराम शर्मा जी की सुनी और उन्होंने एक सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार क्लियर करे कि किस तरीके से आप ब्लैक फंगस से निपटने के लिए राज्य सरकारों को मदद पहुंचाएंगे। आपकी आने वाले समय के लिए क्या कुछ योजना है? इसकी रोकथाम के लिए जो सरकार ने संभवता है, देखिए आपने भी बताया कि हमारे यहाँ जो हर बात आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक पैनल बना है स्वास्थ्य मंत्रालय का और सब चीजों की जानकारी देते हैं। बार बार हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आए और बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री देखिए, ये वो सरकार नहीं है कि हर आदमी आके बोले और हर मंत्री आके बोले। सबका अपना कार्य और सबको सौंप रखा है बोलने के लिए। ये सिस्टम नहीं है कि आए और ट्वीट सुबह उठे नहीं, मुंह धोया नहीं और राहुल जी ट्वीट कर दिया, ये वो नहीं सिस्टम। भटनागर साहब माफ करना, आप ये बताइए, देश की जनता जानना चाहती है कि कोई राजस्थान का इतना बुरा हाल है, कभी थाली बजवाने आ जाते थे, कभी शंख बजवाने आ जाते थे, कभी प्रवचन पढ़ने आ जाते थे। आज कहाँ छुपते हैं और वहाँ पे मेडिकल सुविधा तक छुपते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। राज्यों में अभी भी ब्लैक फंगस को दूसरी लहर बहुत भयावह है, बड़ी महामारी का और उन पर चिंता कर रहे हैं, सरकारों की लापरवाही के विषय में जो मैंने पहले बात करी थी, मैं उससे बताऊं 146 गाँव समथिंग है राजस्थान के जहां अभी तक कोरोना के पेशेंटों का भी ट्रीटमेंट तो दूर है, उनकी स्कैनिंग भी शुरू नहीं हुई है। झुंझुनू है, कठपुतली है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो गांव है, तालुका है जहां अभी तक ये नहीं है। पहली चीज देखिए, राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या जो बढ़ी, इनकी लापरवाही से बढ़ी। अगर इस समय से पहले अगर हर चीज का मापदंड अगर कोरोना काल में लगा देते कि शादी ब्याह में कंट्रोल कर लेते हर चीज को, तो राजस्थान का भी ऐसी नौबत नहीं होती है।
अभी महाराष्ट्र की बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ ठाकरे साहब की सरकार को कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है लोगों की, आपने मरने की संख्या रोकी, आपने जनता का ध्यान दिया, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा। आप हर चीज प्रधानमंत्री से सवाल चाहते हैं, ऐसे ही राहुल जी भी अगर कुछ चीज आगे जनता के विषय में बोले तो बड़ा अच्छा लगता है। आज जो ब्लैक फंगस के विषय में जो बात चल रही है, बहुत चिंता और बहुत गंभीर विषय है, ये राजनीतिकरण का नहीं है। आप जब भी बैठते हैं बड़ा राजनीति में हर चीज ले जाते हैं। आप इस सरकारों को, जहां भी कांग्रेस सरकार है, सजग कीजिए, तैयार कीजिए, समझाइए उनको। पंजाब की भी कंडीशन बहुत खराब है इस चीज को लेकर, अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है फंगस को लेकर, ना राजस्थान में सरकार ने गाइडलाइंस अभी कोई जारी करी है इस विषय को लेकर। इस विषय को लेकर बहुत गंभीरता से राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। जिस सरकार को जो रिक्वायरमेंट सरकार से है, सरकार उसे पूर्ण रूप से देने के लिए तैयार है हर चीज के लिए, मगर राज्य की सरकारों को भी अपना अभियान और अपने काम को ओपन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समझ में एक सा नहीं होगा इन चीजों लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सरकारों को तैयार और सजग रहना पड़ेगा इस काम के लिए। जो छींटाकाजी चल रही है ना कांग्रेस की तरफ से अपने राज्यों को लेके भी और स्टेटमेंट को लेके, उन पे भी लगाम लगानी पड़ेगी और जीभ में एक छल्ला डालना पड़ेगा बोलने के लिए कि जनता के हित में बोले, उल्टी सीधी स्टेटमेंट ना दें। ठीक है, तो बताइए। ये निवेदन करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताओं से। जी बताइए कृपाराम शर्मा जी, दो चीज उन्होंने कही है कि पंजाब और राजस्थान अगर इसे महामारी घोषित कर चुके हैं तो उनकी तरफ से गाइडलाइन क्या जारी की गई, तो उन्हें जानकारी दे दीजिए कि क्या कुछ इन दो राज्य सरकारों की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। देखिए, भटनागर साहब से मैं पूछ रहा था कि पहली बार जब ये कोरोना की लहर आई तो प्रधानमंत्री जी सामने रोज आ जाते थे, कभी घंटी बजवाते थे, कभी थाली बजवाते थे, कभी ताली बजवाते थे, कभी टॉर्च जलवाते थे। और इस बार जो दूसरी लहर आई है इसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आप गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश के 1200 किलोमीटर एरिया में यदि जाएं तो देखेंगे कि कई हजार लाशें जो संस्कार की बाट जोहते जिनको दबा दिया गया है, और उनकी हवा चलने से जिस तरीके से दुर्गति हो रही है, कौवा चील नोच रहे, कुत्ते उनकी मांसों को नोच रहे। आज प्रधानमंत्री जी छुप गए हैं, दिख नहीं रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी को देश देखना चाहता है, वो आए और देश की जनता का हौसला बढ़ाएं, टीवी पर आए और बताएं, देश को संबोधित करें कि हमने ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए हमारी ये कार्य योजना राज्य। अभी देखिए कल इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से वंचित हैं आप ज्यादा से बात करी तो ममता जी ने कहा कि मुझे सुनाई नहीं गया। जो कुछ मुख्यमंत्रियों को बात की वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जानकारी वंचित है लगता है। केवल मीडिया के माध्यम से अपनी जो अक्षमता है उसको छुपाने के लिए केवल ये नौटंकी कर रहे हैं। अदरवाइज प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता देख रही है, और आपसे मैं भी इस डिबेट के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, और भटनागर साहब से भी मेरा आह्वान है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचाए कि वो आए और देश की जनता को संबोधित करें और वो कार्य योजना बता रही। पंजाब और राजस्थान की बात, राजस्थान में ब्लैक फंगस और पंजाब में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के केसों को देखना हमारी बेहतर स्थिति रहेगी, और हम दावा करते हैं कि किसी आदमी को भी अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी, ना पंजाब में ना राजस्थान में। उनको भरपूर जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को अब आना चाहिए देश के सामने, टीवी के माध्यम से देश को संबोधित करें और बताएं कि उनकी क्या कार्य योजना है। और तीसरी लहर जिसका सबसे बड़ा खतरा है, जो बच्चों भी, जिसमें हमारे देश के नौनिहाल भी जिसमें प्रभावित होने वाले, उनके बचाव के लिए क्या प्रधानमंत्री जी आप केंद्र सरकार की तरफ से क्या योजना लेकर आ रहे हैं, क्या केंद्र राज्यों को कितना भरोसे में ले रहे हैं, क्या क्या आप उनको निर्देश दे रहे हैं, क्या क्या अपडेट उनसे ले रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी को देश सुनना चाहता है टीवी के माध्यम से। बताइए प्रदीप भटनागर जी। मुझे लगता है लव कुमार जी को थोड़ी सी संज्ञान कम है, नॉलेज कम है। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं आ रहे, टीवी पर क्यों नहीं आ रहे, इस बार दूसरी लहर में क्यों छुपे बैठे हैं, क्या डर है उनको, क्यों नहीं आकर वो देश को संबोधित करते, क्यों नहीं बताते कि देश की जनता की, क्यों नहीं ढाढ़स बताते कि देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है और हमारी ब्लैक फंगस और कोरोना की जो दूसरी लहर है उससे लड़ने के लिए ये कार्य योजना है। क्यों नहीं आते वो देश को संबोधित करने के लिए? ये तो मेरे साथी मीडिया कर्मी ये बैठे हैं मेरे जो साथ में, तो आपको यही जवाब दे देंगे आप उस चीज के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी छुपे हुए हैं या बोल रहे हैं या क्या स्टेटमेंट है, आप सुन लीजिए। सकता है आपको संज्ञान में चीजें कम रहती है, मैं बता देता हूँ। अभी आपने जो बात करी ममता जी की, बता दो। देखिए
जो प्रदीप जी, मैं मीटिंग आपका थी जवाब वर्चस्व दूंगी। सर, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कोविड सेंटर का वे निरीक्षण करने पहुंचे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भी कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन यहां सीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना से इस लड़ाई को हम जीत लें। कोरोना से जो ये जंग इस समय पूरा देश लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश भी इस जंग को जीत ले, इसके लिए खुद यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो जमीनी हकीकत पर सब कुछ जानने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। वो धरातल पर सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आज वो लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। यहां पर भी वे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लखीमपुर खीरी से लाइव देख रहे हैं। हर जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दौरों की इस कड़ी में आज वे लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का जायजा योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया जा रहा है और जो मेडिकल स्टाफ वहां पर बैठा है उनसे बातचीत योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। वैक्सीनेशन किस तरीके से चल रहा है उसको लेकर भी हर जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। जैसा कि आप इस समय आप देख भी रहे हैं कि वैक्सीन लगाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है और जो शख्स वैक्सीन लगवा रहा है, बातचीत यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है उनके साथ। और ये उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया है उस शख्स को जो इस समय वैक्सीन लगवाने पहुंचा हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ के ये तस्वीरें आप लखीमपुर खीरी से लाइव इस समय देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ धरातल पर उतरकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हर तरीके से वो कोरोना से इस जंग को जीतना चाह रहे हैं और इसी कड़ी में वो लगातार प्रयासरत हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि वो रोजाना किसी ना किसी जिले का दौरा कर रहे हैं। वहां जाकर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर वो खुद हकीकत जानने पहुंचते हैं। वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। जैसा कि आज वो लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं तो यहाँ पर वे डीएम के अलावा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, हालचाल जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बातचीत करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस कोरोना के काल में, इस संकट की घड़ी में जनप्रतिनिधि किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अगर कहीं कोई खामी और कमी योगी आदित्यनाथ को नजर आती है तो वो उस खामी और खामी को दूर करने के लिए तुरंत निर्देश देते हैं। अपने स्तर पर वो पूरा प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से कोई कमियां ना रह जाएं। कोरोना से जो ये जंग इस समय पूरा देश लड़ रहा है, पूरे देश के हर वो इंसान जो इस समय कोरोना से पीड़ित है, उनके स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सभी गांव के लोगों को बचा के रखें। यहाँ की निगरानी समिति में कौन लोग हैं? इधर निगरानी समिति में कितने लोग हैं? थोड़ा कौन मंत्री जी का हाँ, मंत्री जी का भी कितने लोग हैं? आप क्या करते हैं? सर हम लोग इस समय तो सबसे ज्यादा फोकस कोविड के ऊपर कर रहे हैं। कोविड में क्या करते हैं? कोविड में सर हम लोग पैसे दवा देते हैं कि आप और फिर उनको दवाई किट उनको देते हैं सर। हाँ, अगर कुछ होता है तो घर जाते हैं जी, दवाई का पैकेट लेके जाते हैं, देते भी हैं लोग। इस गाँव में कितने लोगों को दवाई दी है? सूची बनाई, सूची बना करके किसी को दिया है भैया चलो पीछे सभी लोग लगा रहे हैं ना, घर में भी लगाते हैं, घर से बाहर निकलो। अरे इधर आओ, इधर तो घर में रहो।
दादा जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें इस समय आपने देखी। लखीमपुर खीरी का दौरा करने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। ब्लैक फंगस के मसले पर हम बात कर रहे हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे। सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर अशोक सरवाल का रुख करूंगी। उनसे कुछ और सवाल मुझे लेने, बताइए सर। बता रहा था जो अभी ये ममता जी की बात कर रहे थे, ममता जी को अगर इतना संज्ञान होता कि जब बैठक में बैठे हैं, वो डीएम और पीएम के साथ बैठक चल रही थी। और देखिए, ये देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपने कार्यक्रम जिला अधिकारियों से स्वयं सीधी वार्ता और सीधी बात कर रहे हैं समस्या को लेकर। जितने प्रदेश के 4-5 मुख्यमंत्री को इसलिए बैठा रखा था कि वो भी एक गणमान्य है, उनके क्षेत्र के उनके प्रदेश के क्या नाम डीएम है, जिला अधिकारी है, उसको भी देखे सुने। और ममता जी ने इस विषय को कितना राजनीतिक रंग दिया। देखिए कि वो जो सब कार्यक्रम में थे कि उन्होंने अपने जिला अधिकारी जो 24 परगना से जुड़े हुए थे, उस डीएम साहब को लाइन पे नहीं बोलने दिया, उन्हें चुप करा दिया। और ऊपर से एलिगेशन लगाया गया कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ना सुना ना बोला। अरे भाई, वो डीएम और पीएम की वार्ता थी। देखिए, देश का ऐसा प्रधानमंत्री पहले होगा जो जितने भी कोरोना योद्धा है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे स्वयं वर्चस्व बैठक करके खुद ही बैठ के बात कर रहे हैं, सब चीजों से संज्ञान में खुद ले रहे हैं। वो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को पहली बार ऐसा मिला है, जो खुद हर प्रदेश जितने भी प्रदेश, जिला, तालुका, जितने भी कोरोना योद्धा हैं, जिला अधिकारी हैं, सबसे स्वयं मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। जिन्हें आप हवा में जो कह रहे हो ना, सुनिए सर, शर्मा सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, सुनिए। आपको तो ऊंट के मुंह में जीरा दिखाई देता है। कभी माननीय अशोक गहलोत जी से पूछेंगे नहीं आपने क्या किया, कभी क्यों नहीं निकलते आप जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को काम नहीं करना चाहिए? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री को काम नहीं करना चाहिए? केरला के मुख्यमंत्री को काम नहीं करना चाहिए? झारखंड के मुख्यमंत्री को काम नहीं करना चाहिए? एक बहुत बड़ा ज्ञान है मुख्यमंत्रियों के लिए कि अपने प्रदेश में निकले, जिले वाइज जाके देखें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 65,000 गांवों के अंदर स्क्रीनिंग हो चुकी है। और 3 दिन में पूरे जितने भी प्रदेश के गांव है, सबकी स्क्रीनिंग, जितने भी कोविड पेशेंट सारी हो जाएगी। हवा में बात भी कर रहे हैं और रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं। एक प्रमाण पत्र दर्शाया गया, बात कर रहा, मेरे जरूरत नहीं है किसी की करने की। मीडिया बहुत स्वच्छ और साफ काम कर रहा है। जितना बड़ा रोल भारतीय मीडिया आज निभा रहा है कोविड को लेके, मैं तो सैल्यूट करता हूँ मीडिया को कि जिस समय आज वो जो अपना किरदार नाम निभा रहा है मीडिया, यही कहती है कांग्रेस गोदी मीडिया है। आज ये मीडिया को शाबाशी नहीं देंगे। आज कोरोना काल का जितना मीडिया ने दिखाया, आज ये शाबाशी नहीं देंगे। राहुल जी के नलायकी को शाबाशी देंगे। राहुल जी की जो नलायकी भरे ट्वीट है उन्हें शाबाशी देंगे। राहुल जी कभी किसी का हाल नहीं पूछते। केरला से आते अगर एक भी उन्होंने मीटिंग करी तो ऑनलाइन बताइए। और जितने भी लोग कोई बात नहीं, कृपाराम शर्मा जी, देखिए एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यकीन मानिए उन्हें इस तमगे से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी जो अभी सेवा भावना है वो बहुत ही ज्यादा निस्वार्थ है। तो अगर आप उनको ये तमगा देंगे कि आप कोरोना वॉरियर्स हैं तो वो खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि डॉक्टर अशोक सरवाल इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे। डॉक्टर सरवाल, बहस हमारी ब्लैक फंगस पर हो रही है, लेकिन मैं ये सवाल आपसे जरूर करूंगी, अगर आपको कोरोना वॉरियर का तमगा नहीं दिया जाएगा तो क्या आप उतने निस्वार्थ भावना से काम नहीं करेंगे? क्या आप उतने निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा नहीं करेंगे? आप तो प्रण ही यही लेते हैं, आपकी तो प्रतिज्ञा ही यही होती है कि हर बीमार आदमी की आपको सेवा करनी है। डॉक्टर अशोक सरवाल, देखो, डॉक्टर का तो एक फर्ज है भी पेशेंट के लिए काम, निस्वार्थ काम करना और पेशेंट को आप पूरी जी जान से मेहनत करके बचाना। अगर कोविड वॉरियर का तगमा देते हैं नहीं देते हैं, इससे मेरा ख्याल तो बहुत ज़्यादा इम्मटीरियल है। और डॉक्टर तो अपना काम बड़ी खूबी से निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे आगे भी। और ये जो ये ब्लैक फंगस का जो समस्या आई है, ये जो प्रॉब्लम इसलिए आई है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर की वजह से। जो ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हुई या ये जो घरों में लोगों ने लगाई, उसका क्लीनलीनेस नहीं कर सके। और लोगों को सबसे पहले तो अपनी शुगर लेवल का कंट्रोल रखना चाहिए। शुगर लेवल कंट्रोल है तो ये ब्लैक फंगस का प्रकोप कम होएगा। और दूसरा, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान देना चाहिए घरों में। और
चौथा मतलब जैसे घरों में कोई दीवारों पे काला काली कोई चीज आती है तो उसको साफ किया जाए और उस पर पेंट करा जाए, और जो पोस्ट कोविड के बाद दरख्तों के पास ना जाया जाए, और मिट्टी से बचाव रखा जाए, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी खुराक खाई जाए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, और ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अब ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस, ये जो इतनी प्रपोर्शन इंडिया में आई है, बिकॉज इंडिया इज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं। हाँ, ये जो ब्लैक फंगस जो ऐसे कोई लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं, HIV पेशेंट्स हैं, एड्स के पेशेंट हैं, या कोई और इम्यूनो किडनी ट्रांसप्लांट, इनमें भी ये ज्यादा पाई जा रही है बिकॉज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। तो इसलिए अब ये देखा गया है तो स्टीरॉयड की डोजेज के ऊपर भी इसका बड़ा फर्क पड़ता है इसका होने का, और कितने देर बाद देते हैं स्टीरॉयड। अब शुरू में ही अगर स्टीरॉयड यूज करेंगे तो नेचुरली उसका बैड इफेक्ट आएगा बॉडी के ऊपर, और उसके बाद ये भी एक पता लगा है कि जो डोजेज के ऊपर भी अगर ज्यादा डोज में दी गई तो उसमें ज्यादा चांसेस है ये फंगस होने के। तो ये सारी चीजें जो आपने ये कहा कि डॉक्टर तो देखो हर एक डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ये कोविड वॉरियर का उनको अगर दे रहे हैं तो उसके लिए उनको अच्छी बात है, चलो कोई ऐसी बात नहीं है, पर अगर नहीं भी देंगे तो उसमें ये नहीं है कि कोई डॉक्टर अपना तन मन धन से काम नहीं करेगा। बिल्कुल। और कृपाराम शर्मा जी, बिल्कुल ऐसा ही पत्रकारों के साथ भी है। देखिए, अगर हमें कोरोना वॉरियर का तमगा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, हम फिर भी उसी तरीके से कवरेज करेंगे, क्योंकि पत्रकारों का काम ही यही होता है कि हर खबर को दिखाना और हर खबर की तह तक जाना। तो इसमें ऐसे बहस का ही कोई खास मुद्दा है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बताइए कृपाराम शर्मा जी, हम ब्लैक फंगस को लेकर लगातार बात कर रहे थे। देखिए, कोरोना से अभी जंग जीत नहीं पाए हैं हम। बात यह है कि कोरोना की इस जंग के साथ अब एक और जंग लड़नी है, जो कि ब्लैक फंगस है। अब तीसरी लहर भी आने वाली है, उसमें भी इसके मामले देखने को मिलेंगे, तो अभी से एहतियात बरतना जरूरी है। कृपाराम शर्मा जी। जी पल्लवी जी, देखिए इस समय जैसे हालात बदतर है देश में, अब कोरोना को एकमात्र ऐसी बीमारी घोषित कर देना चाहिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो जो व्यक्ति घायल को लेकर किसी हॉस्पिटल पे जाए तो उससे इंक्वायरी अब नहीं की जाती कि भाई आप कौन है, क्यों लेकर आए हैं, क्या आपका नाम है। पहले जो इंक्वायरी, जैसे ये अनिवार्यता कर दी कि घायल को ट्रीटमेंट देना होगा, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी एक निर्देश जारी करें और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं पूरे देश में, उनको सबसे पहले कोरोना पेशेंट उनके यहाँ आता है तो उसको यदि प्राथमिक उपचार की जरूरत है तो प्राथमिक उपचार दें, और यदि उसको एडमिशन की जरूरत हो एडमिशन दिया जाए। कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस वो दर दर ना भटके, सबसे पहले ये घोषणा होनी चाहिए, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी इतना भरोसा देंगे तो देश की जनता का मनोबल बढ़ेगा कि देश का प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़ा है, और फिर वो इस कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। और देखिए, डॉक्टर का धर्म है कि भाई कोरोना से लड़ें, लेकिन मीडिया तो बहुत बहादुरी के साथ लड़ रही है। हमें ये कोई इसलिए नहीं कह रहे कि आपके यहाँ मीडिया में हम बैठे तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। मीडिया ने भी बड़ी जाबाजी से पूरे देश की जो हालात है उसको बिल्कुल पटल पर लाके दिखाया है, पूरे देश की जनता के सामने हकीकत दिखाई है। और आज कोरोना को ऐसी बीमारी के रूप में कोई कोरोना का पेशेंट जो हॉस्पिटल पहुंचे वो हॉस्पिटल से निराश होकर घर ना जाए, उसको एडमिशन मिले, उसको प्राथमिक उपचार मिले, ऑक्सीजन की जरूरत है उसे ऑक्सीजन मिले। यदि हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो फिर वहां ये व्यवस्था हो कि उसको घर पे सिलेंडर दिया जाए, लेकिन कोई व्यक्ति कोरोना का बिना उपचार के दम ना तोड़े। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की जा रही है, लगातार कोशिश यही की जा रही है, और इस दिशा में प्रयास भी बहुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों की तरफ से खासकर बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत ज्यादा समय की कमी है सर, जल्दी से आप अपनी लास्ट कमेंट दे दीजिए, बताइए सर। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी तो है और प्राइवेट भी, जिसका जितना भी खर्चा इलाज है कोविड के पेशेंटों का होता है वो प्रदेश सरकार देती है। भारत का एक प्रदेश उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसकी सरकार जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल, उसका टोटल खर्चा
सरकार देती है, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। देखिए मैं और नहीं चाहता 13,000 खिलाड़ी और उनके कोचों को बीमा दिया गया है। ठीक है बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी, तेलंगाना की सरकार भी ये कर रही है, उन्होंने भी पूरी तरीके से फ्री कर दिया है कोरोना का इलाज। तो मैं वही कह रही थी कि केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं और अब ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी राज्य सरकारें आगे आ चुकी हैं। मिलजुल कर लड़ेंगे तो इस समस्या से भी हम निपट पाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा।